अवंती नगरी बहुत धनवान और बड़ी थी। वहां सैकड़ों करोड़पति रहते थे। सामान बेचने वाले व्यापारी भी बहुत थे। अवंती की नर्तकियां, वेश्याएं और गणिकाएं भी प्रसिद्ध थीं। उनके रहने की जगहें अलग थीं। खास बात यह थी कि अवंती का तेलीवाड़ा पूरे मालव प्रदेश में मशहूर था। वहां 1200 कोल्हू चलते थे। वहीं गंगू डोसी नाम की एक तेलिन रहती थी जो 92 साल की थी। उसी के कारण तेलीवाड़ा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया था। इस डोसी को गांगनी तेलिन भी कहते थे। वह मंत्रों की जानकार थी। वह आकाश में उड़ते पक्षियों को नीचे गिरा सकती थी। दुश्मनों का नाश, वशीकरण, रोक टोक, आकाश में उड़ना, रूप बदलना जैसी कई क्रियाओं में निपुण थी। उसने इन सारी विद्या को सिद्ध कर लिया था। इन्हीं विद्या के कारण तेलीवाड़ा पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गया था। गंगू डोसी बहुत बूढ़ी होने के कारण घर में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। वहीं नागदमनी नाम की 45 साल की एक तेलिन बहुत प्रभावशाली थी और उसकी 17 साल की बेटी देवदमनी शापित देवकन्या जैसी लगती थी। एक दिन महाराजा विक्रम अपने रक्षकों, महामंत्री और महाप्रतिहार के साथ सुबह घूमने के लिए गांव के बाहर निकले। लौटते समय वे तेलीवाड़ा के बीच से गुजरे। उस समय देवदमनी अपने घर के सामने एक गली बुहार रही थी। धूल उड़ रही थी। विक्रम के साथ के 2 सेवक उसके पास आकर बोले, अरे लड़की, दिखता नहीं, महाराजा विक्रम आ रहे हैं, इतनी धूल क्यों उड़ा रही हो? एक तरफ हो जाओ। देवदमनी ने दोनों सेवकों की ओर देखकर कहा, राजा है तो अपने घर का है, मुझे क्या? मैं तो अपना आंगन साफ कर रही हूँ। तुम्हारे राजा ने कोई 5 डंडों वाला छत्र तो ले रखा नहीं जो धूल से खराब हो जाए? ये कहकर देवदमनी फिर से बुहारने लगी। उसी समय महाराजा विक्रम और महामंत्री के घोड़े वहीं रुक गए और उन्होंने देवदमनी के शब्द सुन ली। वीर विक्रम ने देवदमनी की ओर देखा। उसे देखते ही राजा रुक से गए। ऐसा रूप, ऐसा तेज, ऐसा सुंदर यौवन, क्या यह तेलिन है या देवकन्या? विक्रम ने महामंत्री की ओर देखकर इशारा किया कि इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए और स्वयं महाप्रतिहार के साथ आगे बढ़ गए। महल लौटकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विक्रम बैठक कक्ष में आए। उसी समय महामंत्री भट्टमात्र आ पहुंचे। विक्रम ने पूछा, वह लड़की कौन थी? महामंत्री ने कहा, कृपानाथ, जैसे तेलीवाड़ा में गंगू डोसी मशहूर है, वैसे ही नागदमनी नाम की एक तेलिन भी प्रसिद्ध है। वह लड़की उसी नागदमनी की बेटी है। इसका नाम देवदमनी है और यह भी एक विद्या में निपुण स्त्री है। विक्रम बोले, भट्टमात्र, वह जैसी भी हो, लेकिन उसने जो पंचदंड वाले छत्र की बात कही वह क्या है? भट्टमात्र हंसकर बोले, महाराज, यह लड़की बड़ी विचित्र है। इसकी बात को समझना आसान नहीं है। अभी देवदमनी को यहाँ बुला भेजो। पंचदंड वाले छत्र की बात जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा, विक्रम ने कहा। भट्टमात्र ने मन ही मन सोचा, स्त्री, बालक, गुरु और राजा, ये चारों हठी होते हैं। फिर उन्होंने राजा के आदेश के अनुसार बाहर आकर 4 सैनिकों को एक नायक के साथ देवदमनी को बुलाने भेजा। वह नायक 4 सैनिकों को लेकर तेलीवाड़ा में नागदमनी के घर पहुंचा। नायक की आवाज सुनकर नागदमनी घर से बाहर आई और 4 सैनिकों के साथ नायक को देखकर हैरान रह गई। नायक ने पूछा, तुम्हारी बेटी देवदमनी कहाँ है? नागदमनी ने कहा, क्यों भाई, उससे क्या काम है? मालवपति तुम्हारी बेटी को बुला रहे हैं। नायक ने कहा, अरे क्यों? बिना किसी अपराध के ही? अगर राजा इस तरह लड़कियों को बुलाने लगे तो राज्य में रहेगा कौन? हमारा कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हमने राजा के काम में कोई रुकावट नहीं डाली। फिर मेरी बेटी को क्यों बुलाया? नायक बोला, अरे नागदमनी बहन, क्या तुम राजा वीर विक्रम को नहीं जानती? वे किसी भी स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालते। उनका यश देवलोक तक फैला है। बहन, महाराजा ने तुम्हारी बेटी को किसी जरूरी काम के लिए ही बुलाया है। तुम चिंता मत करो, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे सुरक्षित वापस पहुंचा दूंगा। नागदमनी ने कहा, भाई नायक, राजा का आदेश मानना तो प्रजा का कर्तव्य है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है और बोलने में लापरवाह भी हो सकती है। अगर मैं साथ चलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? बहन, तुम चलो, नायक ने कहा। तुरंत नागदमनी कपड़े बदलने घर के अंदर गई और कुछ ही क्षणों में नया वस्त्र पहनकर बाहर आ गई। नायक नागदमनी को लेकर राजभवन पहुंच गया। महाराजा पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। महाप्रतिहार अजय नागदमनी को लेकर विक्रम के सामने गया और बोला, कृपानाथ, देवदमनी के बदले उसकी मां नागदमनी आई है। नागदमनी ने महाराजा विक्रम को प्रणाम किया। विक्रम बोले, आओ बहन, आओ, तुम अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लाई? महाप्रतिहार खंड के बाहर चला गया। नागदमनी ने कहा, कृपानाथ, मेरी बेटी अभी छोटी है, इसलिए यहाँ आने में उसे संकोच होता है। आपका जो काम है वह आप मुझसे कहें। विक्रम ने नागदमनी की ओर देखकर कहा, आज सुबह मैं तुम्हारे घर के पास से गुजरा। उस समय तुम्हारी बेटी रास्ता बुहार रही थी। उसने पंचदंड वाले छत्र की बात कही थी।
मैं यह जानना चाहता हूं कि वह छत्र क्या है और कैसा है। नागदमनी बोली, कृपानाथ, इस छत्र के बारे में जिज्ञासा न करें, यही ठीक होगा। विक्रम ने कहा, नागदमनी, मैं परिणाम की चिंता नहीं करता, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, मुझे उस छत्र की बात जरूर जाननी है। नागदमनी सोच में पड़ गई। कुछ समय चुप रहकर बोली, महाराज, इस छत्र की पूरी जानकारी मेरी बेटी को है, लेकिन वह सीधे नहीं बता सकती। अगर आपको यह जानना है तो आपको एक खेल खेलना पड़ेगा। खेल? मैं समझा नहीं। विक्रम ने कहा, मैं समझाती हूं। नागदमनी बोली, आपको अपने बगीचे में एक कक्ष बनवाना होगा, फिर आपको मेरी बेटी देवदमनी के साथ शतरंज खेलना होगा। अगर मेरी बेटी लगातार 3 बार हार गई तो आप विजेता होंगे और फिर आपको उससे विवाह करना होगा। इसके बाद वह आपको उस छत्र का पूरा रहस्य बताएगी। उस खेल में मैं भी मौजूद रहूंगी, लेकिन हम तीनों के अलावा वहां कोई नहीं होगा। विक्रम ने पूछा, अगर मैं शतरंज की बाजी हार गया तो? नागदमनी हंसकर बोली, कृपानाथ, अगर आप हार गए तो ये मेरी बेटी के लिए गर्व की बात होगी। आप हारकर कुछ खोएंगे नहीं, बस छत्र का रहस्य आप नहीं जान पाएंगे। विक्रम सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं शतरंज खेलने में निपुण हूं। कमला, कलावती और लीलावती, ये तीनों रानियां शतरंज खेलने में बहुत निपुण होने पर भी मुझे कभी नहीं हरा सकी। इनके अलावा महामंत्री भट्टमात्र और बुद्धिसागर भी मुझे नहीं हरा पाए। इसीलिए इस खेल में देवदमनी को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अगर मैं जीत गया तो देवदमनी मेरी पत्नी बनेगी, और अगर हार भी गया तो कुछ दिनों तक लोगों में चर्चा होगी, बस और कुछ नहीं। यह सोचकर विक्रम ने देवदमनी के साथ शतरंज खेलने की बात मान ली। नागदमनी ने कहा, कृपानाथ, आप एक बार फिर सोच लें। मेरी बेटी देवदमनी शतरंज में बहुत माहिर है, आज तक कोई भी उसे नहीं हरा सका है। अगर आप उससे हार गए तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे और आपका मान घटेगा। विक्रम बोले, नागदमनी, चिंता मत करो, अच्छे खिलाड़ी से खेलकर हारना भी जीवन का आनंद है। मुझे न हारने का डर है और न जीतने का घमंड। 3 दिन बाद मैं तुम्हें कहलवा दूंगा, तब तक खेल का मंडप तैयार हो जाएगा। नागदमनी उठी, राजा वीर विक्रम का जय घोष किया और प्रणाम करके खड़ी हो गई। विक्रम ने तुरंत महाप्रतिहार को बुलाकर भेंट के लिए तैयार रखा हुआ थाल मंगवाया। थाल आने पर वीर विक्रम ने नागदमनी का सम्मान किया और नागदमनी वहां से घर लौट गई। उसी दिन शाम को महामंत्री मिलने आए, तब वीर विक्रम ने शतरंज वाली बात बताई। भट्टमात्र बोले, आपने जल्दी में निर्णय लिया है। ये माँ बेटी नागदमनी और देवदमनी खतरनाक जादूगरनियां हैं। ये तरह तरह के मंत्र और तंत्र जानती हैं। लोग कहते हैं कि इनके जाल में एक बार फंसने पर निकलना बहुत कठिन होता है। विक्रम ने हंसकर कहा, मंत्री जी, जहाँ विद्या होती है वहाँ ऐसे तरह तरह की बातें फैलती ही हैं। मुझे किसी भी कीमत पर यह काम करना है। आप जानते हैं, मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता। अब 2 दिन में बगीचे के दक्षिण भाग में एक मंडप तैयार करवाइए, उसमें अच्छे आसन रखें और उसे सुंदर ढंग से सजाएं। राजा का आदेश मानकर महामंत्री वहां से चले गए। 2 दिन में मंडप तैयार हो गया। चौथे दिन महाराजा विक्रम का दूत नागदमनी और देवदमनी को लाने गया। दिन के पहले पहर के बाद दोनों माँ और बेटी आ गईं। मंडप में सोने के 2 आसन बिछे थे, एक पर वीर विक्रम और दूसरे पर देवदमनी बैठ गई। नागदमनी पास में एक आसन पर बैठ गई। वीर विक्रम ने देवदमनी की ओर देखकर कहा, देवी, तुम्हारे साथ खेलकर हारने में भी मुझे आनंद आएगा। मैं हार जाऊं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर तुम हार गईं तो मुझे तुम्हारे जैसी अद्भुत नारी का साथ मिलेगा। अब तुम पहली चाल चलो। देवदमनी मुस्कुराकर बोली, कृपानाथ, मेरा शुरुआती खेल बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहली चाल चलें। विक्रम ने कहा, मुझे तुम्हारे खतरनाक शुरुआत का कोई डर नहीं है, लेकिन तुम एक नारी हो और मेरी अतिथि भी, इसलिए अतिथि का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें ही पहला अवसर दूंगा। देवदमनी हल्का सा हंस दी और बिना कुछ कहे खेल शुरू हुआ। उसने पहली 4 चालें चली, जिनका विक्रम ने बेहतरीन जवाब दिया। नागदमनी देख रही थी कि विक्रम ने देवदमनी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक मजबूत मोर्चा बना लिया है। शतरंज का खेल जितना शांत दिखता है उतना ही रोमांचक होता है। खेलने वाले तो भूख प्यास तक भूल जाते हैं। जब शाम में 2 घड़ी का समय बाकी रह गया तो देवदमनी समझ गई कि विक्रम कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। उस दिन खेल अधूरा रह गया और माँ बेटी अपने घर लौट गई। इसी तरह खेलते खेलते 4 दिन गुजर गए, लेकिन एक भी दिन खेल पूरा नहीं हुआ। इस बीच शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। रात में जब विक्रम डिस्गाइज में लोगों की बातें सुनने निकलते तो कई जगह अपने ही बारे में मजाकिया चर्चा सुनते। 5वें दिन खेल का रंग बदल गया। 4 दिनों तक देवदमनी सिर्फ विक्रम की चालें समझ रही थी। आज उसने सीधे आक्रमण का खेल खेला। विक्रम उसकी चाल देखकर चौंके, मगर धैर्य से उसका सामना किया। लेकिन यह कोई सामान्य खिलाड़ी का हमला नहीं था, यह एक जादूगरनी की रणनीति थी। शाम से पहले ही विक्रम बाजी हार गए। उन्होंने देवदमनी की ओर देखकर कहा, देवी, सबसे पहले मैं तुम्हारी जीत पर बधाई देता हूँ। देवदमनी बोली,
कृपानाथ, मैं धन्य हुई। मुझे लगता है अब 2-3 दिनों में ही खेल खत्म हो जाएगा। विक्रम हंसकर बोले, और वह भी तुम्हारी ही जीत से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देवदमनी मुस्कुराई, क्योंकि नारी कभी पराजित नहीं होती। विक्रम ने उसकी सुंदर मुस्कान की ओर गहराई से देखा। देवदमनी नागदमनी के साथ घर लौट गई। आज की हार ने विक्रम के मन पर गहरा असर डाला। उसने सोचा, अगर एक नारी मुझसे यूं जीत गई तो बहुत अपकीर्ति होगी। तभी उसके मन में विचार आया, राज्य की रक्षा क्षेत्रपाल करते हैं। आज रात मैं क्षेत्रपाल मंदिर जाकर उनकी आराधना करूंगा। कृष्ण पक्ष की द्वादशी की रात थी। पहला प्रहर बीत चुका था। वीर विक्रम भेष बदलकर पैदल ही राजभवन से निकले। अंधेरी घनघोर रात थी। वह गुप्त रास्ते से नगर के बाहर निकल गए। क्षेत्रपाल का मंदिर शहर से 3 खेत दूर था। हर साल राजा अपने परिवार के साथ यहाँ पूजा करने आता और अन्न से भरे कई थाल अर्पित करता। यह मंदिर विक्रम के पूर्वजों ने बनवाया था और इसकी देखरेख भी राज्य करता था। माना जाता था कि पूरे राज्य की रक्षा का भार क्षेत्रपाल पर है। विक्रम ने यह भी सुना था कि उनके पितामह ने एक बार विपत्ति दूर करने के लिए यहाँ आराधना की थी और संकट टल गया था। मन में यह श्रद्धा लिए विक्रम बिना किसी रक्षक के अकेले ही सुनसान रास्ते पर बढ़ते रहे। उनके विचार बार बार देवदमनी पर अटक रहे थे। शतरंज में निपुण होने के बावजूद वह पहली बार किसी स्त्री से हार गए थे, और वह भी ऐसी स्त्री जो रूपवती, चंचल और आकर्षक थी। सोचकर आश्चर्य होता था कि ऐसा नारी रत्न किसी तेली के घर जन्मा। अगर वह हार गए तो न केवल देवदमनी उनसे दूर हो जाएगी, बल्कि पूरे नगर में उनकी हंसी उड़ाई जाएगी। इन्हीं विचारों में उलझे हुए विक्रम मंदिर के पास पहुंचे। क्षेत्रपाल का स्मरण करते हुए वह मंदिर की 4 दीवारी में प्रवेश कर गए। मंदिर में कोई नहीं था। पुजारी शाम को दीपक जलाकर चला जाता था और दीपक भी अब बुझ चुका था। उन दिनों मंदिरों में ताले नहीं लगते थे। सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों से बचाने के लिए गर्भगृह और मुख्य द्वार पर बाहर से सांकल लगा दी जाती थी। मंदिर में कितना भी धन मंदिर से कोई चोर भी चोरी नहीं करता था। जहां मनुष्य छोड़ना सीखता है वहां चोरी कैसे हो सकती है। वीर विक्रम ने मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। बाहर का अंधेरा गहरा था, लेकिन मंदिर के भीतर का अंधेरा और भी घना था। उन्होंने गर्भद्वार खोला, पर क्षेत्रपाल की मूर्ति अंधकार में दिखाई नहीं दे रही थी। आंखें बंद कर विक्रम ने क्षेत्रपाल का स्मरण शुरू किया। थोड़ी ही देर में 2 दीपक अपने आप जल उठे। उनके प्रकाश में विक्रम ने देखा, क्षेत्रपाल की भयानक मूर्ति जीवित रूप में सामने खड़ी है और बोल रही है, आओ राजन, मुझे क्यों याद किया है। विक्रम ने मस्तक झुकाया और कहा, आप राजा और राज्य के रक्षक हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं एक बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। क्षेत्रपाल मुस्कुराए बोले, राजन, मैं तुम्हारी विपत्ति जानता हूँ। देवदमनी बहुत सुंदर है और इतनी शक्तिशाली कि मंत्र बल से देवताओं को भी बांध सकती है। तुमने जल्दबाजी में उससे शर्त कर ली। देवताओं की भी पहुंच उससे दूर है। विक्रम ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक आशा के सहारे शर्त की है। हारने का दुख नहीं, लेकिन जो पाना और जानना चाहता हूँ वह न मिला तो बुरा होगा। लोक निंदा कुछ समय की होती है, मिट जाती है, पर मैं देवदमनी को जीतना चाहता हूँ। आप मुझे जीत का उपाय बताएं। कुछ क्षण मौन रहकर क्षेत्रपाल प्रसन्न स्वर में बोले, वीर विक्रम, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। हर साल देवदमनी सिकोत्री देवी के सामने फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात में नृत्य करती है। यह रात परसों ही है। लेकिन विक्रम ने तुरंत पूछा, आप क्यों रुक गए। क्षेत्रपाल बोले, जहां यह नृत्य होता है वह जगह यहाँ से 200 योजन दूर है और वहां पहुंचना असंभव है। विक्रम ने पूछा, देवदमनी वहां कैसे पहुंचती है। क्षेत्रपाल ने उत्तर दिया, वह कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। उसकी शक्ति अपार है। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, देवराज, मैं भी वहां कुछ ही क्षणों में पहुंच जाऊंगा। आप मुझे स्थान बताएं और क्या करना है वह समझाएं। क्षेत्रपाल ने कहा, राजन, यहाँ से उत्तर दिशा में करीब 200 योजन दूर सिकोत्तर नाम का एक सुंदर पर्वत है। इस पर्वत के बीचों बीच सबसे ऊंचे शिखर पर सिकोत्तरी माता का भव्य मंदिर है। इस देवी की पूजा देवता भी करते हैं, इसलिए वहां लोग बहुत कम रहते हैं। बस कुछ वनवासी ही वहां हैं। परसों रात दूसरे प्रहर में देवराज इंद्र अपनी प्रिया और मित्रों के साथ वहां आएंगे। उसी समय देवदमनी भी अपनी 4 सखियों के साथ आएगी और सिकोत्तरी देवी के मंदिर के चौक में इंद्र के सामने नृत्य करेगी। देवराज इंद्र उसके नृत्य से प्रसन्न होकर उसे उपहार देंगे। तुम्हें वह उपहार किसी तरह लेकर यहाँ वापस आना होगा। बीच में ही विक्रम ने पूछा, महाराज, क्या उस सभा में मनुष्यों को भी आने की अनुमति है। क्षेत्रपाल ने कहा, हाँ राजन, सिकोत्तर पर्वत के वनवासी भी उस उत्सव में शामिल होते हैं। तुम वनवासी का भेष बनाकर उनके बीच बैठ जाना, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम इंद्र और उनके मित्रों को देख पाओगे और देवदमनी को मिला उपहार किस तरह लेना है यह तुम्हें खुद सोचकर करना होगा। जब वह उपहार मिल जाए तो अगले दिन जब देवदमनी शतरंज खेलने बैठे, किसी बहाने चतुर्दशी की बात छेड़ना और उस उपहार की एक चीज उसे दिखाना। वह देखते ही क्रोधित हो जाएगी
और खेल हार जाएगी। इसी तरह दूसरी और तीसरी बाजी में भी करना। इस तरह वह तीनों खेल हार जाएगी। विक्रम बोला, महाराज, आप मेरे और मेरे राज्य के रक्षक हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कल शाम मैं नैवेद्य लेकर हाजिर होऊंगा। क्षेत्रपाल ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, राजा और राज्य की रक्षा करना मेरा धर्म है। जब तक इस सिंहासन पर बैठने वाला राजा श्रद्धा रखेगा, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा। जब श्रद्धा का दीपक बुझ जाएगा, मेरा काम भी समाप्त हो जाएगा। छोटे बड़े सभी देवता श्रद्धा और भक्ति के वश में होते हैं। इतना कहते ही दोनों दीपक अपने आप बुझ गए। अंधेरा छा गया और क्षेत्रपाल भी अदृश्य हो गए। विक्रम ने उनकी मूर्ति को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गया। दूसरे दिन तय समय पर नागदमनी अपनी सुंदर कन्या देवदमनी के साथ उस मंडप में पहुंची और वीर विक्रम भी आ गया। आज शतरंज का दूसरा खेल शुरू होना था। देवदमनी बोली, महाराज, आप एक खेल हार चुके हैं। देवदमनी बोली, आज दूसरा खेल शुरू हो रहा है। अगर आप ये जीत गए तो पहला खेल बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर हार गए तो मुझे तीसरा खेल भी जीतना होगा। विक्रम मुस्कुराए, सुंदरी, अगर तुम सोच रही हो कि मैं सिर्फ पंचदंड वाले छत्र का राज जानने के लिए खेल रहा हूं, तो ये भूल जाओ। जान गया तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए मेरा कोई जोर नहीं है। देवदमनी ने हैरानी से पूछा, तो फिर ये शर्त क्यों मानी? विक्रम हंस पड़े, तुम समझदार हो, तेज दिमाग की हो और लोगों के मन को पढ़ सकती हो, फिर भी तुम ये नहीं समझ पाओगी कि मैं ये खेल क्यों खेल रहा हूँ। नागदमनी ने बीच में कहा, राजन, आपने तो खुद पंचदंड की ही बात की थी। विक्रम बोले, हाँ, वो तो बस एक बहाना था। मैं जानता था कि तुम्हारी बेटी शतरंज में माहिर है, फिर भी मैंने शर्त मान ली। क्यों? देवदमनी ने फिर पूछा। हारने के लिए, विक्रम ने हंसते हुए कहा। एक खास और तेज दिमाग वाली नारी को जानने के लिए इससे बेहतर तरीका मेरे पास नहीं था। मैं राजा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो, इसलिए और किसी तरीके से तुमसे नजदीकी नहीं हो सकती थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मन में जिज्ञासा हुई कि तुम्हारे बारे में जानना चाहिए। पंचदंड का बहाना मददगार बना। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ बिताए गए ये खेल मेरे जीवन के यादगार पल होंगे। देवदमनी शर्माकर नीचे देखने लगी। नागदमनी बोली, महाराज, आपने अपनी प्रतिष्ठा और नाम दांव पर लगा दिया, लोगों की बातों की भी परवाह नहीं की। विक्रम मुस्कुराए, ऐसी अद्भुत कन्या को पाकर मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जब इंसान भावना में बह जाता है तो मान सम्मान सब पीछे रह जाता है। और हाँ, इस शर्त में मुझे एक उम्मीद की किरण भी नजर आई। देवदमनी ने सवाल भरी नजरों से विक्रम को देखा। विक्रम ने मुस्कुराकर नागदमनी से कहा, अगर मैं जीत गया तो मेरा सपना पूरा होगा और मुझे एक सुंदरी का जीवन भर साथ मिलेगा। नागदमनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, यदि ऐसा हुआ तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी, लेकिन यह संभव नहीं है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं, मैंने तो हारने का इरादा करके ही खेलना शुरू किया है। जैसे जीत का आनंद अनोखा होता है, वैसे ही हार में छुपी मस्ती भी अलग होती है। असल में विक्रम चाहते थे कि आज का खेल अधूरा रहे, ताकि परसों अमावस्या के दिन वे क्षेत्रपाल की बताई खास योजना के अनुसार खेल सकें। देवदमनी भी उनके शब्दों से गहराई से प्रभावित हुई। उसके मन में यह भाव जाग उठा, अगर ऐसे पति मिल जाएं तो जीवन सफल हो जाए, लेकिन यह कैसे संभव हो? खेल में हार मानना उचित नहीं और बिना हारे ऐसा प्रियतम मिलना लगभग असंभव है। शाम तक खेल चलता रहा, लेकिन न जीत हुई न हार। खेल अधूरा रह गया। नागदमनी ने कहा, कृपानाथ, कल मेरी पुत्री नहीं आ सकेगी। विक्रम ने सहजता से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, परसों खेलेंगे। लेकिन तभी उनके मन में क्षेत्रपाल की बताई गुप्त युक्ति बिजली सी कौंध गई। मंदिर की ओर जाते हुए विक्रम जानते थे, असली खेल अब शुरू होने वाला है। चारों ओर अमावस्या की घनी छाया फैल चुकी थी। राजमहल के दीपक भी जैसे डरते डरते टिमटिमा रहे थे। वीर विक्रम की आंखों में बस एक ही छवि थी, देवदमनी की। लेकिन प्रश्न यही था, क्या यह अपूर्व सुंदरी सच में उनकी जीवन संगिनी बनेगी, या फिर यह शतरंज का खेल उनके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ देगा? अब इसका उत्तर मिलेगा अध्याय 2 में। अध्याय 2।